सलाहकार इस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री DS रावत जी, मंत्री श्री विनोद चौधरी जी, संगठन मंत्री श्री चंद सिंह जी एवं अन्य साथियों, आप लोग के हाथ में ये पत्रिका है कि नहीं? तो इस पत्रिका को आप लोग बड़ी गहराई से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं और विशेष रूप से संपादकीय में दो बातों को हाईलाइट किया गया है। पहला चीज ये कि नवंबर के महीने में इस जगह पर AGM हुआ और उस AGM में 700 से अधिक लोग पूरे देश के कोने कोने से आए। मणिपुर देखिए कितना दूर है, वहां से भाई प्लेन कोई आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है। आखिर इतने दूर से लोग आए, होटलों में रहे और AGM को अटेंड किए। हम समझते हैं कि सबके सब मूर्ख तो नहीं रहा होगा, क्यों भाई? इतना बड़ा कुर्बानी, इतना खर्चा हवाई जहाज का, एक साइड का, वन साइड का 30,000 35,000 फेयर देके, दो साइड का 70,000 देके गोरखपुर में आना, फिर होटल में रहना, खाना पीना, फिर AGM को अटेंड करना और अटेंड करके वो क्या है तो और भी करीब 700 के लगभग अधिक। तो इसमें उस चीज का उल्लेख किया गया है कि जो गोरखपुर में इतने सारे लोग आए, उनके आने का पर्पज क्या था? पर्पज मुख्य जो था वो ये था कि भारत कल्चरल समाज के AGM को अटेंड करें और दूसरा ये था कि इस AGM में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उठाए गए, उन मुद्दों के प्रति अपनी एकता को प्रदर्शित करें, ताकि सरकार समझे कि हमारे सारे पेंशनर जो है वो एकजुट है, संघर्ष के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है और इनके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। यही मेन मकसद था। तभी तो कोई आदमी 70,000 रुपया खर्चा करके 80,000 रुपया लेके आया। मैं बताऊं दोस्तों, जब यहाँ पर AGM में 8वें वेतन आयोग का मुद्दा उठाया गया तो इसको जोरदार समर्थन मिला। यूं तो भारतीय समाज इस मुद्दे को 2023 से उठाता चला आ रहा है। क्यों उठाता चला आ रहा है? इसलिए उठाता चला आ रहा है क्योंकि जो सर्विस में लोग हैं, AIRF का नाम सुने होंगे ना, NFIR का नाम सुने होंगे, बड़े बड़े जो फेडरेशन हैं, उनके जो मठाधीश लोग हैं, उनको तो भैया बंगला है, गाड़ी है, बंगला प्यून है, सारी सुविधा है। वो सरकार के खिलाफ क्यों बोले? और पूरा मैंने हर चीज। लेकिन हम जो पेंशनर हैं, हम लोगों की जो पगार जो सर्विस से मिलती थी पेंशन के रूप में, वो आधी तो 50% तो हम वैसे ही होगा। दूसरी चीज है, उम्र के हिसाब से हमारी जरूरतें बढ़ जाती है। बीमारी है, इलाज है, सेवा के लिए किसी व्यक्ति को रखना है वगैरह। तो जब हमारी जरूरतें बढ़ जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये कि सेवा में, सर्विस में जितने लोग हैं उनसे 40% हमारी तादाद अधिक है। तो कहते हैं ना, जिसकी जितनी है, जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो हमारी तादाद तो उनसे 40% ज्यादा है, तो लिहाजा हमारी संख्या काफी है, अधिक है। दूसरी चीज है कि एक एक पेंशनर का बहुत बड़ा कुनबा होता है, बेटा है, बेटी है, नाते है, पोता है, बड़ा कुनबा, थोड़ा 10-15 लोग का होता है। हमारे बेटे का क्या कुनबा होता है? हमारा बेटा है, एक बहू है, एक दो बच्चे हैं, यही है। लेकिन हम लोग का कुनबा बेटा, उसमें सारे सब शामिल है।
तो सरकार भी जब देखी कि भैया गोरखपुर में अधिवेशन में ये 8वें वेतन आयोग का मुद्दा उठाओ है, तो सरकार भी साम गई। और जान लीजिए कि 9 नवंबर को हम लोग का अधिवेशन हुआ है। अक्टूबर के महीने में पार्लियामेंट फ्लोर पर किसी सांसद ने सवाल पूछा था कि 8वें वेतन आयोग के बारे में सरकार क्या कर रही है, तो जवाब जो है मिनिस्टर ने दिया था पेंशन मंत्रालय के कि इस संबंध में अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही। और क्या हो जा रहा है भैया, 9 नवंबर को हमारे अधिवेशन हो जा रहा है और साहब दिसंबर के महीने में सरकार जो है अनाउंस कर रही है, अचानक अनाउंस कर रही है। साहब प्रधानमंत्री ने जो है वो 8वें वेतन आयोग के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है कैबिनेट का अप्रूवल। इस चीज को आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? इसको समझने की जरूरत है। डीए भी उसी समय घोषित, उसी वही अधिवेशन हम लोग का चल रहा था, उसी समय घोषित किया गया। तो देखिए अमूमन लोग इस गंभीरता को समझते नहीं है कि अगर एक आदमी किसी फरियाद को लेके प्रशासन के पास जाता है तो प्रशासन उसको दरवाजे से वापस कर देता है, कह देता है बोल दो साल के पास टाइम नहीं। लेकिन जब 10 आदमी जाता है तो वो पर्ची नहीं भिजवाता, 10 इकट्ठे घुस जाते हैं और अगला भी सामने खड़ा हो जाता है कि यार आगे ना पड़ेगा, इनकी बात को नहीं सुनोगे तो बवाल हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं यूनिटी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल। इसीलिए हमको क्या जरूरत पड़ी है भैया जेल रोड से इतना पेट्रोल खर्चा करके, टाइम खर्चा करके इतनी दूर आने का। लेकिन नहीं, मैं समझता हूं कि अगर हम लोग यूनाइटेड रहेंगे तो लोगों का भला होगा। क्लियर हो गया? तो देखिए पहली चीज तो आपके संगठन का ये जोर रहा, गोरखपुर में अधिवेशन का ये प्रतिफल रहा कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई और साथ ही साथ एक और घोषणा हुई, महत्वपूर्ण घोषणा हुई। वो क्या था कि इनकम टैक्स में 12 लाख रुपया पाने वाले तक को बहुत बड़ी राहत देंगे। जिसको 5 लाख 4 लाख मिलता था उसका भी काट लिया। अब तो भैया 12 लाख आपको हर महीने 1 लाख रुपए पेंशन मिले तो समझ में आ गया। 12 लाख का टैक्स इसमें पढ़िए, इसमें दिया हुआ नहीं समझ में आ जाएगा, पढ़िएगा तो आ जाएगा। जाइए नहीं वो आगे दिया नहीं भैया, वो रिबेट का सिस्टम है, वो सब 5% 6% कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन चूंकि रिबेट का अमाउंट उतना है इसलिए वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये 2-3 बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। तो इसको संपादकीय में लिखा गया है। लेकिन हमारे संपादक महोदय ने, जो हमारे बड़े सीनियर हैं, अध्यक्ष हैं श्री ब्रह्मानंद सिंह जी, उन्होंने कहा कि महंगाई 50% से ऊपर हो चुकी। सरकार को कायदन ये जो वेतन आयोग आप जो 25 में घोषणा 24 में जो घोषणा कर रहे हैं, ये 23 में ही घोषणा कर देंगे। अब इसका गठन होने के बाद से 25 के बाद से 1/1/26 से लागू होना है। आपको तो इसका रिपोर्ट आते ही आते 2026 चला जाएगा, 27-28 में इसका क्या होगा इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका मतलब क्या है, अमूमन हम लोग 1 से 1.5 साल 2 साल जो है अपने डिले पे जाते हैं। 96 वाला वही हुआ, तो 96 वाला वही हुआ। तो कहा कि ऐसे कंडीशन में चूंकि महंगाई हमारा ज्यादा हो गया है, लिहाजा अंतरिम राहत के तौर पे, इंटरिम रिलीफ के तौर पे मिनिमम 2000 रुपया जो है वो सबको दे। सही मांग है कि नहीं? सही मांग है। मिलेगा तो कुछ राहत मिलेगी। आप लोग समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? मिलना चाहिए। देखिए एक बात बताएं, हम लोग इलॉजिकल कोई सवाल नहीं करते। 5वां वेतन आयोग का जब मसला था तो उस समय एक नहीं 2 इंटरिम रिलीफ दिया गया था, आपको याद है? फर्स्ट इंटरिम रिलीफ, फिर सेकंड इंटरिम रिलीफ दिया गया।
क्यों दिया गया? इसलिए क्योंकि महंगाई जो थी वो 50% से ऊपर क्रॉस कर गई थी और यही सिचुएशन हुआ था कि वेतन आयोग के गठन में विलंब हुआ था, जिसकी वजह से सरकार को मजबूरन वो देना पड़ा। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार इतनी आसानी से थोड़ी बहरी है। हाँ, थोड़ी बहरी है और बहरी के लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें अपनी यूनिटी को प्रदर्शित करना होगा, तभी यह हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और ये भी जान लीजिए कि आज अगर 2000 रुपया इंटरिम रिलीफ की बात अगर उठाई जा रही है तो सिर्फ पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन से उठाई गई है और पूरे देश में कहीं नहीं उठाई। इस मांग को, हमारी इस मांग को दूसरे रेलवे ने, दूसरे देश के पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे करके झपट लिया है और वो लोग भी कहना है कि भैया नहीं, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन 2000 की मांग कर रहा है, रिलीफ मिलना ही मिलना चाहिए हर हालत में, यह हमारा हक है। अब हर जगह इसके लिए आवाज उठानी। तो सोचिए कि आपका एसोसिएशन एक सामान्य एसोसिएशन नहीं है, ये मास्टर ब्रेन है, दिमाग है, थिंक टैंक है पूरी पेंशनर समाज का। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसके बाद देखिए पेज नंबर 4 पे एक एसोसिएशन ने पत्र लिखा था प्रिंसिपल सीएमडी को। क्या लिखा था? भैया क्रॉनिक डिजीज में 3 महीने की दवा देने के लिए रेलवे बोर्ड का आदेश है, हम एक जमाने से कह रहे हैं, आप बात को सुन नहीं रहे। दूसरा लिखा था कि साहब लोकल परचेज ऑफ मेडिसिन समय गुजरता चला जा रहा है, समय 2-2, 3-4 दिन गुजर जाता है, 4-4 दिन गुजर जाता है और पता नहीं है। तीसरी चीज डायलिसिस की मशीनें 4 जो केवल मिश्रा हॉस्पिटल में है, पेशेंट की तादाद भरमार है, उन 4 में भी एक खराबी रहता है, या आजा इस मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारे मुद्दे इसमें लिखे गए। और ये 21 से 11 का पत्र था, लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला कि हम लोग का पूरा डेलीगेशन उसमें भानु प्रकाश नारायण जी भी थे और ये जब हम लोग की बात हो रही थी तो धीरे से अपने मोबाइल को ऑन करके पूरी रिकॉर्डिंग भी कर ली समझ जो फोटो में डाला गया और ये वैसे का वैसे ही धरा रहा। तो हमने कहा कि भाई अब तो हमको कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हमने जीएम को पत्र लिखा जो पेज नंबर 4 के बाद 5 पे लिखा हुआ है कि महाप्रबंधक को पत्र लिखा गया पेज नंबर 5 पे, वो बड़ा छोटा पत्र हमने ये लिखा कि भाई हम पीसीएमडी से मिले, वो सुने सही है ना? तो सर और उसका नतीजा हुआ कि पीसीएमडी ने क्लास ले ली, सॉरी जनरल मैनेजर ने क्लास ले लिया पीसीएमडी का, प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर का, और प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर ने 11 दिन बाद 10 दिनों बाद जो है वो चिट्ठी निकाल दिया कि भैया क्रॉनिक डिजीज में 3 महीने की दवा दी जाए। दूसरा लिखा क्या कि 2 और डायलिसिस मशीनों का क्रय किया जाए, और इसकी कॉपी उन्होंने हमको नहीं दिया, सेक्रेटरी टू जनरल मैनेजर। इसी से साबित हो रहा है कि जीएम महोदय मैडम ने उनका क्लास दिया, और दूसरा कॉपी ब्रांच से सॉरी जनरल सेक्रेटरी पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन। अब चूंकि पुराना इंडेंट अब का मेडिसिन समाप्त होने जा रहा है, तो नया इंडेंट जो है क्रॉनिक बीमारियों से रिलेटेड मेडिसिन का वो 3 महीने का होगा। अच्छी बात है, कम से कम ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, लिखित में। आप जवानी जमा खर्च नहीं कर रहा है, ये लिखित में चिट्ठी है। आगे देखिए, आगे लिखिए नोशल इंक्रीमेंट के संबंध में भी हमने पत्र लिखा है, वो इसमें दिया हुआ है। त्रिकोण में ऊर्ध्वाय फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस। ऐसा है कि छपरा जो जंक्शन है किस रेलवे का? रेलवे। लेकिन छपरा से के सबसे नजदीकी जो मंडल है रेलवे का, वो कौन सा मंडल? सोनपुर मंडल। अब कोई आदमी छपरा में रहता है और छपरा के बैंक से पेंशन लेता है, तो रेलवे बोर्ड ने आदेश निकाला है कि उस इलाके के सबसे नजदीकी जो डिवीजन के अकाउंट्स वाले अधिकारी होंगे वो जाके चेक करें। वो गए बेचारे चेक किए तो देखे क्या कि
एक आदमी को फिक्स मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, हमारा जो स्टाफ है रेलवे का, और उसके पीपीओ में कुछ लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने सर से ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो अब ऑब्जेक्शन लगा दिया तो क्या हुआ कि उसके महीने से तनख्वाह से हर महीने 2,500-3 हजार रुपए की कटौती होनी शुरू हो गई। वो बेचारा परेशान। अब वो किसके पास फरियाद लेके जाए? बैंक वाले के पास जाए तो बैंक वाला कहे कि भैया ये तो तुम्हारे रेलवे ने सोनपुर डिवीजन ने लिख के दिया है। सोनपुर डिवीजन के पास जाए तो वो कहे कि भैया तुम तो हमारे आदमी हो नहीं, तुम तो एनी रेलवे में हो, तो वहां के सीनियर डीएफएम से बात करो। वहां के सीनियर डीएफएम के पास जाए तो वो कहे कि भैया हमने तो कोई चिट्ठी दी ही नहीं, कैसे कटवाया? समझ रहे ना? अब वो फेंका बाकी तारकेश्वर शुक्ला नाम का बूढ़ा आदमी जिसकी 80 साल की उम्र है, पता लगा साहब हर महीने 2,500 रुपये कट रहा है। दुखी। और वो अपना उल्टा पलटा एप्लीकेशन देता रहा। भैया वो टेक्नीशियन आदमी, उसको क्या उतना जहन में भी नहीं था, उसके उतना दिमाग में नहीं था, देता रहा, लड़ता रहा। लास्ट में किसी माध्यम से एक केस के जब मेरे पास आया तो देखिए मैंने उस पर एक पत्र लिखा है, चिकित्सा भत्ता के अधिक भुगतान की मद में कटौती। ये एक्चुअली ये जो पत्र लिखा गया है ये बतौर संयुक्त महासचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल, जनरल सेक्रेटरी नहीं, फर्क है जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल। ज्वाइंट सेक्रेटरी, बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल मैंने पत्र लिखा। किसको लिखा? सबसे पहले सीपीटीसी को लिखा। हमने कहा कि बैंक 1 रुपया अगर किसी को देता है तो 10 का दस्तखत कराता है, सबूत लेता है। आप शुरू से लेके आज तक 20 साल से आप उसको देते जा रहा है, फिक्स मेडिकल अलाउंस बिना किसी आधार के देते जा रहा है क्या? दूसरी चीज हमने लिखा, इसके लिए जब रेलवे बोर्ड से पहला चिट्ठी जारी हुआ तो उसमें ये लिखा गया कि बैंक क्या करेगा कि पेंशनर से लिखवा के ले लेगा कि हमारा मकान जो है वो रेलवे हॉस्पिटल से 2.5 किलोमीटर से अधिक की दूर पे है, और इस आशय का इंडोर्समेंट बैंक पीपीओ पे करेगा। बैंक को करना। अच्छा, अब सवाल है कि बैंक पेमेंट किया, उस पर नहीं किया तो गलती पेंशनर की है कि बैंक की? क्यों? बैंक की गलती। हमने कहा आप अपने बैंक वाले जो आपका जो ब्रांच है जिसने गलती किया है आप उसको पनिश कीजिए, आप तो हमारे बंदे को परेशान कर। दूसरा हमने सीनियर डीएफएम सोनपुर को लिखा कि जनाब आप चेक किए, कुछ रूल कानून रेलवे बोर्ड का लेटर वेटर देखे कि बिना देखे ही लिख दिए, कर दिया ऑब्जेक्शन। अपने रेलवे को लिखा कि साहब देखिए इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, आप उधर बात करके सही है कि नहीं है। अब इसका परिणाम जो है पूरा हर जगह प्रबंधन बचा हुआ है, इसका परिणाम आ रहा है। तो ऐसी त्रिकोण में उलझे हुए केसेस, अगर ये एसोसिएशन नहीं रहता तो कभी सॉल्व होने वाला था? बोलिए परिणाम क्या हुआ आपका? अब सेटल हो रहा है, अब कट्टा बंद हो गया है, सेटल हो गया। तो इसके बाद देखिए ये 15 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कम्युनिकेशन रिस्टोरेशन 15 के बजाय 10.5 वर्ष पर करने हेतु हम लोगों ने पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से एक पत्र भेजा गया है। वो पेज नंबर 9 पे है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा गया जानते हैं? इसलिए क्योंकि तमाम हाई कोर्ट ने स्टे दिया है कि रिकवरी मत करो और केस चल रहा है। तो सवाल है कि तमाम हाई कोर्ट अगर एक सॉलिड लॉजिक पर स्टे दे रहा है कि 10.5 साल से अधिक रिकवरी नहीं होनी चाहिए तो 15 साल आप क्यों कर रहे हैं? ये न्याय का सरासर उल्लंघन है। सही कह रहे हो गलत कह रहे हो? उल्लंघन है ना। तो हमने कहा कि भैया आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, इस देश के सबसे बड़े न्यायाधिकारी, आप देखो सरकार किस तरह अंधेरगर्दी कर, सही है ना? ये पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है और देखिए इसको बकायदे बड़ा लंबा ये चिट्ठी गया होगा पूरी अंग्रेजी भाषा में। अब सोचिए इस तरह का एक कोहली के सिग्नेचर से गया,
इस तरह के पत्र को बनाने में कितना दिमाग लगता हो, कितना इसमें लॉजिक लगाया गया है, समझ ना। और वहां से मजेदार चीज इसका एक्नॉलेजमेंट भी आया, एक्नॉलेजमेंट आ गया। हो सकता है भाई हम भी लिखे और भी कोई लिखेगा, हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मुद्दे को जनहित याचिका के रूप में, PIL होता है ना, PIL के रूप में एक्सेप्ट कर ले और साहब गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दे। सही रहेगा। तो भाई एसोसिएशन काम कर रहा है पेशेंट के लिए, नहीं कर रहा है, बोलिए कर रहा है ना, ये काम कर रहा है। उसके बाद देखिए एक फॉर्म 6 के बारे में लिखा गया। भाई ऐसा है कि ये फॉर्म 6 वाला जो पीड़ा है वो मैं झेला। आज की डेट में 2 केस है, सुनिए, आज की डेट में 2 केस है। एक है रमिता शर्मा और दूसरा है स्वप्ना बनर्जी का। रमिता शर्मा जो है सुबालाल शर्मा की पुत्री है, जो कारखाने में कारपेंटर के पद से रिटायर हुआ और उसकी पत्नी बहुत पहले मर गई थी और उसकी भी डेथ इधर नहीं हुई है भाई साहब, करीब 20 साल पहले, 20 साल पहले। उसकी 2 अनमैरिड लड़कियां, समझ रहे हैं। और फिर कैसे कैसे करके हम लोग के संपर्क में आए, फिर हम लोगों ने उसका आवेदन को प्रोसेस किया कि अनमैरिड डॉटर के रूप में इसको पेंशन दिया। सब कुछ हो गया, लास्ट में फंस गया कि भैया इसके बाप रेलवे में थे, गवाही कौन करेगा, कोई गवाही करने के लिए तैयार नहीं। उस जमाने का आदमी थोड़ी मिलेगा। डॉक्यूमेंट खो जाएगा, डॉक्यूमेंट नहीं। तो जानते हैं। और ऐसे ही स्वप्ना बनर्जी का केस, स्वप्ना बनर्जी के केस में क्या हुआ सुनिए। उसके केस में क्या हुआ, उसके बाप CCS ऑफिसर चीफ रिटायर हुए, घुस कंपनी चौराहे के पास रहते थे। रिटायरमेंट के बाद वो क्या हुआ, एक बेटा था, उसके साथ वो हैदराबाद चले गए। यहाँ का मकान जो है बिल्डिंग बिका गया। अब हैदराबाद गया, उनकी भी एक बेटी अनमैरिड रही, अपने भाई के पास रहती रही। किसी ने फिर उसको समझाया बुझाया, उसने क्लेम किया। उस केस में फिर वही चीज फंसा मसला कि कोई सबूत है कि ये उनकी बेटी है, उनके ऊपर आश्रित रही है, कुछ नहीं। हमने एक केस किया है। नहीं आपने किया है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये 2 केस देखिए, ये 2 केस सुनिए। अब उस केस में भी वो फजीहत कुछ कहने का। तो भैया जब हम हारेंगे तो हम लिखेंगे चिट्ठी। हमने लिखा कि ये जो फॉर्म 6 का जो ये चीज है, इसको आप क्यों केवल सर्विस वालों के लिए किए, कम से कम पेंशनर्स के लिए भी, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है वो भी चाहे तो अपना चेंज करे। सही है ना। और उसके बाद से इसका नतीजा हुआ कि रेलवे बोर्ड ने 30 जनवरी को चिट्ठी जारी किया और इसमें लिखा कि इसको पेंशनर्स भी इस फॉर्म को दे सकते। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब रिटायर होने का वक्त आया तो उन्होंने देखा कि हमारी 2 बेटियां थी, दोनों के दोनों मैरिड, और एक अगर बेटा है वो भी नौकरी चाकरी कर रहा है, मस्त है। तो अपना नाम लिखा, अपनी वाइफ का नाम लिखा फॉर्म के डिक्लेरेशन, परिवार डिक्लेरेशन में, और अपना सेटलमेंट करा। जबकि होना क्या चाहिए भाई, 2 बेटियों को शादी की एक गारंटी तो है नहीं कि उसके साथ सब कुछ वो नहीं होगा। तो अगर आपने फॉर्म 6 भर के दे दिया है और कल को उसका फर्ज कीजिए डाइवोर्स ही हो गया या विडो ही हो गई या कुछ भी हो गया, तो ऐसे कंडीशन में उसका एक हक तो एक उसका रस्सी तो बना रहेगा कि वो भी पारिवारिक पेंशन की हकदार है। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? मौलवी साहब आपने सारे बच्चों का दिया हुआ है? नहीं सर, हमारी बहन है, नबीना है। भगीना नहीं, बेटा बेटी नहीं, बेटा हमारी बहन एक है। हाँ। हमारे बाप खाने में थे, वो नबीना है, उसका पेंशन भी भाई हमारे कई जगह मिले, लेकिन कुछ उससे फायदा मिला नहीं, आपका अपना बेटा बेटी है। हाँ अपना। तो जब रिटायर होने लगे तो फॉर्म में भर के उनका नाम गाँव दिए हैं? 6 आदमी दिए हैं। 6 आदमी
दोनों बेटी को छोड़े नहीं ना है। नहीं वॉलीबॉल भी तो हैं? दूर तो छूट गया वॉलीबॉल। तो आपसे भर के दीजिए फिर हाँ? आपसे भर के दीजिए। हाँ एक पत्रिका में प्रमाण छपा हुआ है, एक आप फोटो कॉपी कराइए, भर के रजिस्ट्री कर दीजिए, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? इसलिए ये 30 जनवरी को रेलवे बोर्ड ने ये चिट्ठी निकाला। अब बताइए और कौन रेलवे कौन पेशेवर एसोसिएशन है जो इस तरह की बातों को उठाए और रेलवे बोर्ड से चिट्ठी जारी करवाए? कोई है? नहीं, इसीलिए। और फिर भी पता नहीं इस ब्रांच के लोग कैसे हैं जो मीडिया में निकालते। चलिए खैर, और भी बहुत सारी चीज है, कहाँ तक मैं इसको बयान करूं, ये करना बड़ा मुश्किल चीज है। और इसमें तो ये भी दिया हुआ है कि भैया लोगों को कितना भी समझाना, टाटा की ओर से क्या बोलते हैं कि बनारस और लखनऊ में हम लोगों ने डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल ट्रेनिंग किया। डिजिटल भानु जी बनारस में जाके ट्रेनिंग को अटेंड करके आए हैं, तो आने वाले वक्त में भानु जी हम लोग को सिखाएंगे कैसे क्या है। और भी बहुत सारी इसमें जानकारी है। और लास्ट में एक जानकारी आपको देना चाहेंगे, वो ये है कि 23 मार्च को हम लोग डेयरी कॉलोनी में सामुदायिक केंद्र है, उस सामुदायिक केंद्र में एक कल्चरल प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ठीक है ना? जो हर साल पिछले 5 सालों से होता चला है। लेकिन पहले कहाँ होता था? होटल विवेक। होटल विवेक में पिछले साल का रिकॉर्ड है, करीब 300 लोग वहां 600 रुपया कूपन दे के वहां पर आए और कूपन 600 रुपये खरीदे, वहां आए, ब्रश करके आए अपना, वहीं पे चाय है, नाश्ता है, खाना है, पीना है, सूप है, बहुत सारी चीज, मतलब जितना देते नहीं उससे कई गुना वहां खिलाया जाता है। फिर उनका कल्चरल प्रोग्राम देते। इस बार होटल विवेक ने रेट को बढ़ा दिया, तो हम लोग के बस का था नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि चलो अब हम हलवाई को दे के अपना खुद ही बनवाएंगे, तो हमको थोड़ा सा रेट डाउन पड़ रहा है, तो लिहाजा उस 600 के टिकट को कूपन को घटा के हम लोगों ने 100 रुपया कम कर दिए। और इस बार हम लोग इस प्रोग्राम में एडिशनल जनरल मैनेजर श्री DK सिंह जी आ रहे हैं, प्रिंसिपल CPO आ रहे हैं, CPO AD आ रहे हैं, तमाम अधिकारीगण भी आ रहे हैं अपनी वाइफ के साथ। और इसका लगातार झमाझम प्रैक्टिस भी हो रहा है, रिहर्सल हो रहा है। क्योंकि प्रोग्राम जो करता है, कौन करता है? पेंशनर्स खुद ही करते हैं, उनकी वाइफ लोग करती है, यही हम लोग का फैमिली करता है, ठीक है ना? तो इसका बड़ा ग्रैंड रिहर्सल चल रहा है और अब तक 5 रिहर्सल हो चुका है, आगे भी 6वां रिहर्सल है, 7वां रिहर्सल, ऐसे करके उसका होता चला जाएगा। बहुत ही शानदार प्रोग्राम, बाहर से पार्टी जाती है, वो भी अपना पूरा प्रोग्राम करती है। और उसमें करना कुछ नहीं है, सुबह के समय ब्रश करके घर पे चाय मत पीजिए, वहीं आइए, वहीं पे पता लगा साहब बढ़िया फर्स्ट क्लास का शानदार कचौड़ी है और दम आलू है और साहब छोला है और क्या कहते हैं कि चटनी है, सलाद है, सफेद वाला रसगुल्ला है। ये सब जो बता रहा हूँ वैसे नहीं बता रहा हूँ, यही सब मेनू में है, समझ रहे ना? और पापड़ है और दही, रसगुल्ला के साथ कटोरी में दही भी ले लीजिए और खाइए। और खाने के बाद चाय लगा हुआ है, चाय पीजिए और उसके बाद जाके हाल में बैठिए। और उसके बाद से सावधि प्रज्वलन वगैरह होगा, कार्यक्रम शुरू होगा, झमाझम कार्यक्रम देखिए। जानते हैं पहले बार जब हम लोगों ने किया था पूरे प्रोग्राम में केवल 2 लेडीज थी, एक मेरी वाइफ थी, एक मृदुला श्रीवास्तव। दूसरे बार जब प्रोग्राम हुआ तो करीब 35-36 लेडीज आ गई अपने हस्बैंड के साथ, वो सब परिवार में। तीसरी बार जब हुआ तो 50 से ऊपर तादाद हो गया लेडीज लोगों का। और पिछले बार जब प्रोग्राम हुआ तो जो हमारे डायरेक्टर हैं, आप जानते होंगे, तपन विकास मुखर्जी दादा, उन्होंने कहा कि हम कपल डांस करवाएंगे। हमने कपल डांस क्या होता है? तो कहा हस्बैंड वाइफ मिल के डांस करेंगे स्टेज पे। हमने कहा भैया कहाँ मिलेंगे ऐसे डांस करने वाले। बहरहाल वो हिम्मत साधे रहे और नतीजा हुआ कि 4 कपल ने डांस किया। उसमें दिक्कत हो रही थी, कपल मिल नहीं रहे थे, लेकिन 4 कपल ने डांस किया। इस बार क्या है? इस बार 4 के बजाय 8 कपल डांस करने के लिए तैयार है, लेकिन एक किया गया है
60 कपल डांस कर रहे हैं। समझ करीब 11 लेडीज जो है ग्रुप डांस कर रही है। सोचिए, समझ रहे हैं? 10 लेडीज और जेंट्स जो है आपस में डांस कर रहे हैं। ऐसे करके तमाम उसमें कार्यक्रम, फिर गाना है, फिर सोलो है, म्यूजिक है, डांस है, तमाम कार्यक्रम। बाहर से पार्टी आ रही है, उसका डांस होगा और ये सब चलता रहेगा। इसी बीच में बेरा आके आपके सीट पे टोमेटो सूप दे देगा। सर जी टोमेटो सूप पता लगा साहब 1 बजे आपने टोमेटो सूप पिया, 1 डकार मारे, थोड़ा सा जगह खाली हुआ और फिर उसके बाद से आपको खाने के लिए तैयारी है। खाने का जो मेनू है वो भी बताते रहे। खाने के मेन्यू में रोटी भी है, नान भी। उसके बाद पनीर बटर मसाला, क्या कहते हैं, वेज कोफ्ता, मिक्स वेज, जीरा राइस, तड़के वाली दाल, समझे? अब 3 तरह की सब्जी हो गई, ये सब चीज हो गया। उसके बाद से दही, पापड़, चटनी, अचार, ये सब तो खैर कॉमन ही है। उसका गाजर का हलवा, उसके बाद से गुलाब जामुन, उसके बाद से दही। अब कितना खाइएगा? इतना खाने के बाद प्रोग्राम देखिए और प्रोग्राम देखने के बाद से जब 4 बजे प्रोग्राम खत्म होगा तो बाहर निकलिए तो गर्मा गर्म यहाँ से वहां तक स्टाल पे पकौड़ा रहेगा और चाय रहेगा। अपने से पकौड़ा उठाइए, सॉस डालिए, उस पर खाइए, पानी पीजिए और चाय पीजिए और तब प्रोग्राम का नाम है एक दिन अपने नाम। एक दिन अपने नाम। हर दिन तो आप अपने बेटे, पोता, पोती सबके लिए जिए, एक दिन तो कम से कम आप हस्बैंड वाइफ मिल के आके एंजॉय कीजिए। सही कह रहे हैं, गलत है? और पत्नी को अगर एक दिन आप अपने साथ ले जाएगा, ये सब चीजों को देखेंगे तो उसके भी जीवन में आनंद आ जाएगा। यार क्या कितना सबको बता दीजिएगा कितना आनंद आएगा, कितना आनंद आएगा। और इस बार हम लोग का एस्टिमेटेड है कि पिछले बार 300 का था, इस बार की गैलरी हमारी 400 से ऊपर की होनी चाहिए। ऊपर का रेट भी आपका कम कर दिया है, 500 रुपए कर दिया है। तो जो लोग चाहिएगा आप एक्सेल से संपर्क कीजिएगा, ये आपको कूपन मिल पाएंगे, बड़ा लिमिटेड कूपन। तो जिनको मिल जाएगा वो अपने को भाग्यशाली समझेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ।